Hi everyone. Welcome after 1 week. Sorry for the delay. And today we'll be closing lecture 20 of GS2 Polity. ठीक है. So basically आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो 5 टाइप्स हैं टाइप ऑफ रिट्स उसको क्लोज करा था. ठीक है. विच इंक्लूड्स योर हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, राइट, योर सर्टियोरी एंड क्वो वारंटो. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कच्चा हूँ मैं, तो उसको इग्नोर करना, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई हैड गिवन. तो इन द कंटिन्यूएशन आज के लेक्चर में हम जो बेसिक डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ पावर, कि भाई हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 स्पेसिफिक टू योर हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 इज योर स्पेसिफिक टू सुप्रीम कोर्ट. तो आज के लेक्चर में, लेक्चर 20 में हम ये डिसाइड करेंगे या ये हम डिफरेंशिएट करेंगे कि व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच आर्टिकल इज मोर पावरफुल, दैट इज आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. आर्टिकल 32 इज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 इज़ फॉर हाई कोर्ट. अब यहाँ डिफरेंस जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एनी पर्सन जिसके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं, तो क्या उसके पास रास्ते हैं, किस बेसिस पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको प्रायोरिटाइज कर सकता है, ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगा, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट कंसर्न पॉइंट्स. ठीक है. अंडर विच अ पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है. तो ये सब हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. तो इसको समझने के लिए और इसको जानने के लिए बेसिकली रेफरेंस बुक आप रेफ़र करोगे तो उसके अंदर पूरा थियोरेटिकल है, बट क्रिस्प में अभी समझा दूंगा. लक्ष्मीकांत रेफ़र करोगे तो इजीली सब समझ में आ जाएगा, तो इट्स नॉट अ बिग इशू. तो मूविंग ऑन, इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में लिख लो. दिस इज़ हेयर आर्टिकल 32. ठीक है. और इधर आपका आर्टिकल 226. ठीक है. आगे लिख लो इसके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. अभी आर्टिकल 226 और हाई कोर्ट का फंडा ये है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 226 गिव्स यू अ पावर और गिव्स अ सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी कि बॉस आपको कहाँ तक की ज्यूरिसडिक्शन अलाउड है और किस किस मुद्दे के बेसिस पे आप रिट इशू कर सकते हो. ठीक है. हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, पावर है कि वो किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे रिट इशू कर सकते हो. टाइप ऑफ रिट हमने डिस्कस करा हुआ है पहले, 5 टाइप के हैं. ठीक है. 5 टाइप्स ऑफ रिट. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 डिफाइन करता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट. ठीक है. टाइप्स तो दोनों के बराबर ही हैं, बट ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करेगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है. तो मूविंग स्टार्टिंग, फर्स्टली यू हैव आर्टिकल 32, you have article 226. The basic very first difference is article 32 is a fundamental right. ठीक है. वो हम पढ़ ही रहे हैं पूरा. आर्टिकल 32 इसको प्रॉपर्ली लिख लो, डिफाइन कर लो. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट मतलब पार्ट 3 के अंदर आता है. ठीक है. और अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक आपके अलग अलग सब पार्ट प्रोविजंस को मिलू के आपका वो फंडामेंटल राइट्स डिफाइन होता है. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ लॉ से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक, उसके सब पार्ट तक, एवरीथिंग कम्स अंडर योर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर फंडामेंटल राइट. ठीक है. तो नंबर 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएट, सबसे पहला पॉइंट जो डिफरेंशिएट करता है दोनों को, इज दैट आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट. और इसमें पहला पॉइंट लिख लो, आर्टिकल 226 इज नॉट अ fundamental right but a constitutional right. ठीक है. constitutional right.
ये तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू इशू writ in case of violation, वर्ड पे फोकस करना, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 32 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट पावर है कि बॉस जहां आपका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट, ठीक है। बहुत सिंपल है। कोई भी पिटिशनर अगर कोई पिटिशन लेके पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में कि बॉस कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की डिसीजन या किसी भी बॉडी के बेसिस पे कोई ऐसा डिसीजन इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आर्बिट्री डिसीजन इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिसके बेसिस पे किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस पिटिशनर की प्ली को हेयर करेगा और उसमें क्लियरली अगर वो फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो वो सीधा सीधा रिट जाहिर कर सकता है, मतलब रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, आर्टिकल 226 एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट टू इन्फोर्स एनी फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एनी अदर लीगल, ठीक है, राइट। अब देखो आर्टिकल 32 स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि बहुत जो भी आप रेट मतलब इशू करोगे वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पे ही होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी इंसान का, किसी भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के बेसिस पे रेट इशू कर सकता है, बट आर्टिकल 226 के बेसिस पे हाई कोर्ट का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक लिमिटेड नहीं है। हाई कोर्ट के लिए अगर किसी भी पर्सन का कोई लीगल राइट एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है, या उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सप्लॉइट होता है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है 300A के अंदर आ गया था वो, इन दो सिनेरियो के साथ भी हाई कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में एक रिट इशू कर सकता है टू द कंसर्निंग बॉडी और टू अ कंसर्निंग पर्सन। तो आर्टिकल 226 इज़ मोर डाइवर्स, इसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्लस आपके लीगल राइट्स भी आ जाते हैं, बट आर्टिकल 32 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो कि अगर एक्सप्लॉइट होते हैं या वायलेट होते हैं उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट अपने रिट इशू कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। पहला बता दिया था फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है इसलिए। कमिंग हियर वी हैव फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32, सॉरी इसमें हियर वी हैव आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 226 ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिखो, सुप्रीम कोर्ट कांट शू अवे का मतलब होता है भगाना, एनी पिटिशनर इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन, ठीक है। फंडा बहुत सिंपल है, अगर कोई भी पिटिशनर ये पिटिशन लेके आ रहा है सामने कि बॉस मेरा फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भगा नहीं सकता। भगाने का इधर मतलब ये नहीं है कि उसको सीधा बोला कि चलो भग जाओ ऐसे, इसका मतलब ये है कि वो अपने जो राइट्स हैं वो डेलीगेट नहीं कर सकता। डेलीगेट का मतलब ये है कि अगर पर्सन ए है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, बोलता है कि भाई पिटिशन लगाता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि भाई नहीं तुम्हारे फंडामेंटल राइट वायलेट्स नहीं हो रहे, तुम जाके हाई कोर्ट में मिलो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलो, ठीक है। इसे डेलीगेशन कहते हैं कि भाई ठीक है अभी आप हमारे पास डायरेक्ट मत आइए, आप जाके पहले हाई कोर्ट में अर्जी लगाइए, वहाँ पे अपना जजमेंट लीजिए, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहाँ पे अपनी अर्जी लगाइए और वहाँ पे डिसीजन लीजिए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के पास आइए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं करता।
फंडामेंटल राइट अगर पिटीशन लग रही है, इवन दो इट इज़ नॉट, मतलब ऑब्वियसली बात है, आप पिटीशन जब लगाओगे उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट उसे रीड करेगा कि बॉस आप जो बोल रहे हो वो वैलिड है भी या नहीं। उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड कि अगर फंडामेंटल राइट का मतलब वायलेशन नहीं है तो वो सिंपली रूलिंग अगेंस्ट कर देगा पिटिशनर के कि बॉस तुम जो प्ली लेके आए हो या जो पिटिशन लगा रहे हो वो अगेंस्ट है, मतलब अगेंस्ट नहीं है फंडामेंटल राइट के। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट उस केस को आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। उस पर फिर हियरिंग्स होंगी, ऑल दोज थिंग्स, वो पूरा जुडिशियल का पार्ट हो गया। बट द क्रक्स इज सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई भी पिटिशनर आता है कि बॉस मेरा फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है, तो हाई कोर्ट के पास वो डेलीगेट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, ना ही किसी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकता है। फंडामेंटल राइट अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पिटिशनर को वो एड्रेस करे और उसके कंसर्न को रिजॉल्व करे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, थर्ड पॉइंट अंडर आर्टिकल 226 इज, अंडर आर्टिकल लिख लो यार, यूए, ठीक है। ये यूए मूवी वाला नहीं है तो कंफ्यूज मत ठीक है। इसके अंदर फंडा क्या है, लिख लो पहले। हाई कोर्ट कैन गाइड द पिटिशनर टू गो टू अदर जुडिशियल बॉडी, इसको अंडरलाइन कर लेना, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट स्लैश फंडामेंटल राइट स्लैश लीगल राइट वायलेशन, ठीक है। फंडा बहुत सिंपल है किसी भी हाई कोर्ट में अगर आपने अप्रोच करा, जैसे आप राजस्थान के हाई कोर्ट में गए, ठीक है, बेंच पे बैठे, बेंच में आपने पिटीशन लगाई, आप कह रहे हो कि बॉस मेरा फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट उस केस में आपको सिंपल बोल सकता है कि बॉस फंडामेंटल राइट है तो ऑब्वियसली आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है, इसमें हम कोई रूलिंग नहीं दे सकते। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक पिटिशनर हो और कह रहे हो कि भाई मेरा लीगल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, उस केस में हाई कोर्ट डायरेक्टली केस लेने से पहले बोल सकता है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, वहाँ पे आप अपना केस लड़ो, वहाँ से जो जजमेंट आएगा उसके बेसिस पे हम ही डिसाइड करेंगे। अगर वहाँ पे भी आपको जैसे मतलब आपका प्रॉपरली जो जजमेंट है वो आपके फेवर में नहीं होता है, तो उस केस में फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। बट हाई कोर्ट कैन डेलीगेट दिस थिंग कि बॉस आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, या पहले आप जैसे ट्रिब्यूनल्स हो गई, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गई, ठीक है, तो ऐसी बॉडीज़ में जाओ पहले, या फिर आप पहले सेशन जज में जाओ, सेशन कोर्ट में जाओ। तो पिटिशन के बेसिस पे कि क्या क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि बॉस आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आओ, या पहले आप डायरेक्टली सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ अगर इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। तो हाई कोर्ट कैन डिसाइड कि बॉस कौन सी जुडिशियल बॉडी को, तभी मैंने अंडरलाइन करा है, कौन सी जुडिशियल बॉडी पे जो भी पिटिशनर पिटिशन लेके आ रहा है उस किस जुडिशियल बॉडी को उसको डेलीगेट करना है कि बॉस आप पहले इधर से अप्रोच करो, यहाँ से अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप फिर हाई कोर्ट पे आ सकते हो, हाई कोर्ट से भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो अगेन यू हैव द लास्ट ऑप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पॉइंट अंडर पॉइंट 3 की सुप्रीम कोर्ट भगा नहीं सकता किसी भी ऐसे पिटिशनर को जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लेके आ रहा है। बट अगर हाई कोर्ट के पास कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेशन का केस लेके आता है तो हाई कोर्ट बोल सकता है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ठीक है। या अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या कोई लीगल राइट है जो वायलेट हो रहा है, उस केस में भी हाई कोर्ट सीधा बोल सकते हैं कि जाके आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब या सेशन कोर्ट में जा सकते हो। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वही हुए आपके क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ जो हमने लास्ट क्लास या पिछले 2 क्लास में डिस्कस करी थी। कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज योर थर्ड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट, ठीक है। अब फोर्थ में आपका अंडर आर्टिकल 32 अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है कि बॉस अप्रोचिंग अ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। एक बार इसे भी लिखवा देता हूँ, अप्रोचिंग हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल
226 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, पॉइंट यहाँ समझने की कोशिश करो। आपको पता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है या वायलेट हो रहा है तो आपको पता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा के उनसे सीधा बोल सकते हो कि बॉस, गवर्नमेंट की कोई ऐसा रूल है, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी आई है जिसके बेसिस पे मेरा फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है। ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे आपको पता है कि आपका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है, एंड उसी को फॉलोअप लेते हुए आपको पता है कि आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है। ये जो पूरा डायरेक्टिव है या ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सिंपली इसलिए ड्राइव होती है कि आपको पता है कि आर्टिकल 32 आपको एक फंडामेंटल राइट देता है, जिसके बेसिस पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट हो, आपको पता है आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो जहाँ आपका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है। हेंस बिकॉज आप ये एक्शन ले सकते हो, दैट सिंपली मीन्स दैट आर्टिकल 32 इज़ अ फंडामेंटल राइट, एंड अंडर इट अप्रोचिंग अ सुप्रीम कोर्ट is a mandatory step that you can take, ठीक है, to address your violations. But on the other hand, आर्टिकल 226 ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि बॉस ठीक है, मेरे पास मेरा कोई लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सप्लॉइट हो तो मैं सीधा जाके हाई कोर्ट में केस डाल दूंगा। आप डाल सकते हो, बट सिंस इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट तो हाई कोर्ट की भी अपनी पावर है कि वो पहले बोल सकता है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ। अगेन जो हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस करा उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, वो सीधा बोल सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ या सेशन कोर्ट जाओ। ठीक है, उस केस में दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बिकॉज आपको पता है कि आपका वायलेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट या फंडामेंटल राइट, बट अप्रोचिंग अ हाई कोर्ट एंड एक्सपेक्टिंग द हाई कोर्ट टू एड्रेस योर कंसर्न इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बिकॉज हाई कोर्ट कैन सिंपली डेलीगेट, ठीक है, कि बहुत जाने को सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट, और अगर लीगल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है तो जाके सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन लगाओ। ठीक है, दोनों ही केसेस में इट इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि आप सीधा जाके हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, वहाँ से हड़का भी सकता है हाई कोर्ट आपको कि बॉस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि पहले आपको सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है या प्रॉपर आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ को अप्रोच करना है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमारे पास आ सकते हो। बट दिस इज़ नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 32 ऑफ फॉर सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे तो सीधा यहाँ आपके फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट वायलेट होती है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, 1-2 स्टेप में ख़त्म। ठीक है, बट 226 ऐसा नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो जो इंटरप्रिटेशन है पेटिशनर का, जो पेटिशन है वो हाई कोर्ट पर डिसाइड करती है कि बॉस जो पेटिशनर है उसको अब सुप्रीम कोर्ट भेजना है या हम उसका केस खुद रखेंगे, या रेट इशू करने से पहले किसी दूसरी जुडिशियल बॉडी से रिव्यू कराना है या किसी दूसरी जुडिशियल बॉडी के पास केस भेजना है। ऑल ऑफ इट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 226, बट सिंस इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट तो you can't expect a direct focus from the high court to address your concern. ठीक है, now fifth, this is 32, this is 226 under article. ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5वां under article 32 Supreme Court can issue writs only in the case of violation of fundamental right. ठीक है, इसमें 5वां भी लिख लो। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कैन इशू writ not only for enforcement of fundamental right but also for other legal right. ठीक है, फंडा क्या है कि आर्टिकल 32 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो भी रेट इशू करेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बेसिस पे होना चाहिए। मतलब अगर पिटिशनर ने पिटिशन लगाई कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी या कोई भी ऐसे डायरेक्टिव आया है किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी से जहाँ पे हाँ इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, तो जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे ही वो इशू कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कंक्लूड मिलता है कि भाई ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32
उसके लिए कोई भी रिट इशू नहीं करेगा, ठीक है। एंड इट विल सिंपली एज अ पिटिशनर कि बॉस ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है, लेट्स से ये वायलेशन ऑफ लीगल राइट है, तो आप पहले हाई कोर्ट अप्रोच करो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रोच करो। उस केस में वो कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। बट इन केस ऑफ आर्टिकल 2 to 6 सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट के लिए आप अप्रोच कर सकते हो, बट यही है कि वो फाइनल कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। देने को जजमेंट हाई कोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट दोनों दे सकता है फॉर द पिटिशनर, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास ये आर्बिट्री पावर है कि भाई वो फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई केस है और उसने ले लिया अपने पास, ठीक है, तो वो रिट इशू कर सकता है इफ़ हाई कोर्ट कंक्लूड्स कि जो वायलेशन हुआ है वो येस इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अलावा भी अगर कोई केस आता है हाई कोर्ट के पास, ठीक है, जो भी हमने बात करी कि बॉस आपका लीगल राइट एक्सप्लॉइट हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सप्लॉइट हो गया, जैसे इसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लॉइट हो गया, लीगल राइट में आपका लेट्स से आपको लीगल राइट में आपका लेट्स से राइट टू वोट है, राइट टू वोट भी वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है, बट लेट्स से ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो रूल है मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा, आप 18-21 साल के हो चुके हो, तो उस केस में हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। बिकॉज हाई कोर्ट ना ही सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए बैठा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट के वायलेशन के लिए भी बैठा है। तो उस केस में अगर कोई पिटिशनर ये बोलता है कि बॉस मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना के दे रहे, ठीक है, तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है तो ठीक है, वो हाई कोर्ट सीधा आरटीओ ऑफिस को बोल सकती है, ठीक है, आरटीओ ऑफिस हो गया, ठीक है, या फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मॉर्थ, उसको बोल सकते हैं कि बॉस क्या रीज़न है कि आप जो पिटिशनर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना रहे। तो उस केस में हाई कोर्ट के पास ये पावर्स होती हैं कि ना सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पे भी वो रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर पॉइंट 5, ठीक है। अभी 6th, ठीक है, 6 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज बाउंड टू एड्रेस फंडामेंटल राइट वायलेशन रिट, ठीक है। 6 में इसमें लिखो नो सच constitutional foundation on High Court to implement fundamental right if found violated, that is High Court may or may not implement writ and may suggest some other remedy, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है, अगर आर्टिकल 32 के बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हो, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, फंडामेंटल राइट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने केस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि हाँ भाई जो भी डायरेक्शंस थे गवर्नमेंट के या जो भी पॉलिसीज़ थी वो फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सप्लॉइट कर रही हैं, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बाउंडेशन है कि उसको एक रिट इशू करनी पड़ेगी। वो पाँचों में से कोई भी रिट इशू कर सकता है, वो डायरेक्टिव इशू करेगा, रिट इशू करेगा ओनली इफ़ इट इज़ कंक्लूडेड, ठीक है, व्हेन द वायलेशन इज़ ऑफ अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, अगर ये प्रूव होता है, ये साबित होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिट इशू करके अपने आंसर्स मंगा सकती है, इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, सेट्योरिटी इंप्लीमेंट हो सकता है, कोई वारंट इंप्लीमेंट हो सकता है, 5 टाइप्स ऑफ रिट है, कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट वो करेगी, ठीक है। बट सेम चीज़ हाई कोर्ट के लिए इट्स नॉट अ बाउंड्री, इट्स नॉट अ बाउंडेशन। इसका क्या मतलब है, अगर
कोई पिटिशनर हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में उसने साबित कर दिया कि भाई उसका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ है, वायलेट हुआ है, तो हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि वो रिट इशू करने के अलावा भी दूसरे ऑप्शन है जिसके साथ वो थ्रू जा सकता है। वो ये कह सकता है कि बॉस आप एक बारी सुप्रीम कोर्ट में जाके चेक करो, ठीक है, या फिर वो ये सिंपल बोल सकता है कि किसी को कंपनसेशन देने के लिए बोल दे, ठीक है। जैसे आरटीओ वाला डिपार्टमेंट है, आरटीओ में बोला कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तुमने जनरेट करा तो जो पिटिशनर है उसको 1 लाख का फ़ाइन दे दो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस बना के दो, साथ में 1 लाख का फ़ाइन भी दे दो। तो फंडामेंटल राइट के एक्सप्लॉइटेशन के बेसिस पे हाई कोर्ट में ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको रिट इशू करना ही करना है व्हेन इट इज़ प्रूवन दैट यस योर फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड। अगर ये फंडामेंटल राइट वायलेशन सुप्रीम कोर्ट में होता है तो सुप्रीम कोर्ट को तो करना ही करना है, रिट इशू करना ही करना है। बट हाई कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन प्रूव होता है तो हाई कोर्ट के पास अपनी आर्बिट्री पावर्स हैं, ठीक है। वो रिट इशू कर भी सकता है, वो रिट इशू नहीं भी कर सकता, वो कोई और तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करा सकता है, कोई और जजमेंट दे सकता है, कोई और पनिशमेंट दे सकता है। सो एवरीथिंग इज आर्बिट्री व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट, ठीक है, इफ़ इट्स अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। बट सुप्रीम कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन प्रूव होता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिट इशू करना ही एक मैंडेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। सो विद दीज 6 पॉइंट्स, ये तुम्हारे 6 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं बिटवीन योर फंडामेंटल राइट्स, मतलब आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 2 to 6 फॉर योर हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये 6 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट के बेसिस पे लक्ष्मीकांत पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। तो 6 डिफरेंशिएशन पॉइंट कंप्लीट करने के बाद 2 पॉइंटर्स लिख लो, कंक्लूजन लिख लो, बिकॉज इसमें प्रीलिम्स का तो मटेरियल है ही, बट मेंस में अगर डायरेक्टली पूछ लिया तो लिख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ रिट High Court holds more power than Supreme Court. ट्रिक क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि कैन यू कन्फर्म इफ हाई कोर्ट होल्ड्स मोर पावर देन सुप्रीम कोर्ट और एनी सिनेरियो और एनी कंडीशन इन विच हाई कोर्ट होल्ड्स मोर पावर देन सुप्रीम कोर्ट। तो येस, आर्टिकल 32 वर्सेज आर्टिकल 2 to 6 में पूरा कंपैरिजन छाप सकते हो। 150 वर्ड्स हो जाएंगे आराम से, बुक पढ़ोगे तो खींच भी सकते हो 10-15 नंबर वाला, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ हमने जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कहीं पे भी ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं करी थी, तो ऑब्वियसली ये लिख लो, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, whereas for high court under article 2 to 6 it is limited to its territorial jurisdiction, ठीक है। फंडा यही है, अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई भी केस आता है, पिटीशन आता है, कोई भी वायलेशन आता है, तो उस केस में जो उसका जजमेंट रहेगा वो उसके जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के लिमिट में ही होना चाहिए। पंजाब हाई कोर्ट में आप गए हो तो पंजाब के लिमिट बाउंड्रीज़ के अंदर ही जो जजमेंट है हाई कोर्ट का वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। बट एज यू ऑल नो, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आए तो वो अक्रॉस इंडिया किसी भी एरिया, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी शहर, किसी भी विलेज में इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ एक्सटेंड इट्स पावर अक्रॉस इंडिया, तो ऑब्वियसली उसका ज्यूरिसडिक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है। सो कंक्लूजन में येस यू कैन राइट हाई कोर्ट इज़ मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिट्स, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली सिंस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है, कर देना पसंद आया तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 4 DP SP स्टार्ट करेंगे। लंबा लेक्चर होगा बिकॉज पूरे DP SP जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कह रहा हूँ, जो भी उसके आर्टिकल्स हैं, सब पार्ट्स हैं आर्टिकल्स के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सो इट विल बी अ लॉन्ग लेक्चर, द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। And with that, once we close that, I think we'll be moving to the executive body, ठीक है।
मतलब ऑब्वियसली इसके बाद हम फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी एक अच्छा एक कंपैरेटिव फॉर्मेट में पढ़ेंगे, बिकॉज जो बेसिक्स हैं वो बहुत ही क्लियर हो जाती है दोनों चीज़ों से, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आपका और पार्ट 4 के अंदर आता है, पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड हैं और डीपीएसपी आपका मोर ऑफ अ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। तो व्हेन वी कंपेयर बोथ विल गेट टू नो द प्रॉपर इनसाइट और क्या प्रिज्म है, कहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं, कहाँ डीपीएसपी का एक आइडियल जो स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं या बनानी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक बेटर रूम मिलेगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ इट विल कवर इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक दिस विल टेक अराउंड 2 लेक्चर्स। ठीक है, दिस विल टेक 1 लेक्चर। ठीक है, एंड पूरा इम्पोर्टेंस वगैरह समझेंगे, देन यस विद दैट विल बी एंडिंग दिस होल फंडामेंटल राइट्स बेसिक वगैरह सारा, क्योंकि दिस इज़ 2023 लेक्चर 24 से हम यूनियन स्टार्ट करेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो सारा आ जाएगा आपका, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो टाइम है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मज़ा आया तो कमेंट कर देना, कोई क्वेरीज हो तो ड्रॉप मेन्यू मतलब कमेंट में लिख देना। ठीक है, कीप स्टडिंग, मेंस के लिए पढ़ लो। कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ ड्रॉप अस अ मेल, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो ड्रॉप अस अ मेल एंड विल श्योरली गेट बैक टू यू। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।